नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली सल्तनत की एनसीईआरटी को क्लास में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या दिया गया है, क्या है, उस संदर्भ में समझेंगे। बेसिकली याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी की बुक है, जो मेडुअल को हम पढ़ेंगे, ये दो तीन तरह की चीज़ों से समझेंगे। पहला क्या है कि एक जनरल कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है एनसीईआरटी के द्वारा, और हमें आंसर राइटिंग सब कैसे की जाए वो समझ में आता है। और जो कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, कोई भी देते हैं, तो इनका यूज कैसे किया जाए, जीएस को मजबूत कैसे किया जाए, इस संदर्भ में ही एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप किया जाता है। दोस्तों, इसी संदर्भ में हमने प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे एनसीईआरटी का एक पूरा का पूरा कोर्स का हमने लॉन्च किया है, जिसमें एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उनके मुद्दे कार्य, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपने ओरिएंटेशन को बदला जाए, इस संदर्भ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत, मेडुअल इंडिया का दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये जो पहला टॉपिक जो एनसीईआरटी कवर करता है, वो करता है आपका, जो पार्ट 1 में दिया है उसमें करता है आपका 1206 से लेके 1290 के बीच में, जिसमें 3-4 जो डेंसिटी है, अगर हम कहें, अगर जनरल बात करें तो स्लेव डेंसिटी है। इसमें सबसे पहले जो कवर करता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड रजिया, थर्ड रजिया एंड बलबन। ये पूरा आपका टॉपिक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड बलबन। और उसके बाद है इफेक्ट ऑफ मंगोल, मंगोलों का प्रभाव क्या रहा, मंगोल के बारे में हम जानेंगे। ये हमारा पहला पूरा टॉपिक है एनसीईआरटी जो एक कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप किया है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम बात करें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, यह स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का यह पहला क्या था, गुलाम था, स्लेव था, स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। एंड अगर हम बात करें तो आफ्टर द मोहम्मद गोरी, मतलब कि मोहम्मद गोरी सक्सीडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन दिल्ली। तराइन के युद्ध के बाद, आफ्टर द बैटल ऑफ सेकेंड तराइन वार, कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा मोहम्मद गोरी के साथ रहा, और मोहम्मद गोरी के मरने के बाद दिल्ली पे एक तरीके से अपने ये खुद प्रशासक के रूप में वो काम करना चालू किया। इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, और ये हमेशा एक प्रॉब्लम में फंसा रहा कि गजनी से कैसे अपने संबंध को क्लियर किया जाए। अगर हम बात करें तो इसमें कहता है गजनी पे जो सक्सीड रहा वो रहा इल्दीज, और इल्दीज ऑलवेज क्लेम टू रूल ओवर एट दिल्ली। इल्दीज हमेशा दिल्ली पे अपना नियंत्रण मानता था। ये एक कुतुबुद्दीन ऐबक को ऑलवेज ये चैलेंज बना रहा, और कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, और कहते हैं कि चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई 1210 में। एनसीईआरटी इतनी चीज़ों को इस पे डिस्कस करता है, चूंकि हम पूरा बेस्ड एनसीईआरटी को मान के चल रहे हैं, तो समझिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की बहुत सहायता की भारत में। तराइन के युद्ध के बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रहा। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी के मरने पे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और इस क्षेत्र के प्रशासक को धीरे धीरे अपने को फ्री करना चाहता था, लेकिन गजनी में गोरी का जो सक्सीड किया वो था इल्दीज, और इल्दीज ऑलवेज क्लेम टू रूल ओवर इंडिया। इल्दीज हमेशा दिल्ली पे अपना नियंत्रण मानता था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए ऑलवेज चैलेंज बना रहा। पॉइंट क्लियर। इसके बाद हम बात करें, जो मेन हमें देखना है इल्तुतमिश, सेकेंड है हमारा इल्तुतमिश। 1236 कहा जाता है कि इल्तुतमिश वाज ए कॉन्सोलिडेटर ऑफ तुर्किश कॉन्केस्ट। तुर्की विजय का एक तरीके से संगठन मजबूत किया, तुर्की विजय को मजबूत करने वाला था, कॉन्सोलिडेट किया, एक तरीके से जो आधार मिला हुआ था उसको कॉन्सोलिडेट किया।
मतलब जो भी तुर्की विजय था उसको एक सुदृढ़ ढांचा में मजबूती प्रदान की। तो यहाँ एनसीईआरटी कहता है कि कंसोलिडेट करने में इसको चैलेंज क्या करते, इस समय इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा था। अगर हम बात करें इल्तुतमिश के सामने सबसे पहला प्रॉब्लम था वो था इल्दिज, जो गजनी का रूलर था और ये दिल्ली पे अपना नियंत्रण मानता था। तो सबसे पहला चैलेंज था कि कैसे कंसोलिडेट किया जाए, गजनी से अपने संबंध को कैसे अलग किया जाए, तो इल्दिज से कैसे संबंध को स्थापित किया जाए, क्योंकि इल्दिज इंडिया को अपने कंट्रोल में मानता था। सेकेंड जो सबसे बड़ा चैलेंज था इसके सामने वो ये था कि जो एक फेलो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का, नासुद्दीन कुबाचा वाज द फेलो स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, अर्थात गोरी का एक तरीके से गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ रहा था। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए सुल्तान ऑफ मुल्तान एंड उच, अपने आप को इसने क्या किया, मुल्तान का सुल्तान डिक्लेयर कर लिया। तो इससे कैसे संबंध स्थापित किया जाए, यहां पे ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और थर्ड था सम ऑफिसर्स नॉट रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द रूल ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के शासन को मानने के लिए तैयार नहीं थे, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, अनिच्छा रखते थे। तो इनसे कैसे डील किया जाए, इनके कैसे समझा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इल्तुतमिश को। एंड फोर्थ, राजपूत, अभी ये तुर्कियों को थ्रो ऑफ करना चाहते थे, इनको समाप्त करना चाहते थे, इनके विजय को, मतलब इनकी जो विजय का वो था उसको फेंकना चाहते थे, मतलब राजपूत भी अपने को फ्री करके मजबूत करना चाहते थे। ये चैलेंज था और इसी चैलेंज को दूर करके कंसोलिडेट करता है। तो ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन भी आया है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट कैसे किया, तो चैलेंज क्या क्या फेस कर रहा था। तो पहला चैलेंज था हाउ टू मेंटेन द रिलेशन फ्रॉम गजनी, सेकेंड रिलेशन फ्रॉम सिंध और कुबाचा, थर्ड हाउ टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल कैसे किया जाए प्रशासन पे, और चौथा था राजपूतों को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। ये 4 चैलेंज थे इल्तुतमिश को, और इन्हीं चैलेंज को दूर करके इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया, एक आधार, एक बेस प्रदान किया, और जिसके आधार पे आगे इसको बढ़ाया गया। अगर हम पहला डिस्कस करें इनिशियल फेज, अपने शुरुआती दौर में इसने क्या किया, फोकस नॉर्थ एरिया, सबसे ज़्यादा फोकस रहा नॉर्थ एरिया में। इनिशियल फेज में इसने क्या किया, फोकस किया नॉर्थ फेज पे। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप में, तो थोड़ा सा समझिएगा कि सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़ा पावर, एक मोनार्की स्थापित हुई थी, एक साम्राज्य स्थापित हुआ था, वो था ख्वारिज्म का। सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में ख्वारिज्म में एक पावरफुल साम्राज्य स्थापित हुआ था, और ये इसकी जो बाउंड्री मिलती थी वो मिलती थी मुल्तान और सिंध से, जिसका शासक था कुबाचा। बाउंड्री जो इसकी टच खाती थी वो खाती थी मुल्तान या सिंध से। अब इसी दौरान हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य, जिसका अलग से एनसीईआरटी डिस्कस करता है, मंगोल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और चाइना से लेकर पूरे मध्य एशिया पे इनका प्रभाव दिखाई देता है। और इनका लीडर था चंगेज खां। चंगेज खां वाज द लीडर ऑफ मंगोल। दे अटैक ऑन ख्वारिज्म, इसने क्या किया, ख्वारिज्मों पे अटैक किया, और जिससे इनका साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि ये भाग के कहाँ आने लगे, मुल्तान, और जिससे क्या हुआ, ये एरिया कमजोर हुआ। जैसे ही ये कमजोर हुआ, इल्तुतमिश ने सिंध को अपने अधीन कर लिया। इस तरीके से मुल्तान और नॉर्थ की प्रॉब्लम को इसने दूर कर लिया। याद रखिएगा, यहाँ 2 चीज़ें ध्यान देना है, ख्वारिज्म
एक डेंसिटी बहुत डेवलप हुई सेंट्रल एशिया में, और ये बर्बाद हुआ मंगोल अटैक से। और मंगोल को एनसीईआरटी अलग डिस्कस किया है, तो हम अलग इसको, क्योंकि ये पूरा हम थ्रू पैटर्न एनसीईआरटी चल रहे हैं, तो मंगोल को हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ हम जान लें कि शुरुआत में इनिशियल फेज में कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि ये पूछेगा कि कैसे कंसोलिडेट किया, क्या चैलेंज फेस किए, तो हम टॉपिक वाइज बता रहे क्या क्या चैलेंज था और कैसे इसने कंसोलिडेट किया। इस क्वेश्चन को पूरा हम फुलफिल करा रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो नॉर्थ के एरिया में ध्यान देने के बाद इसने फिर जो अदर स्टेट थे उन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उस पर ध्यान देने की इसने कोशिश की। और इसी दौरान अगर हम बात करें तो इनमें क्या हुआ कि बंगाल में याज खां टूक द टाइटल ऑफ गियासुद्दीन मोहम्मद एंड फ्री फ्रॉम दिल्ली। याज खां ने गियासुद्दीन मोहम्मद की टाइटल को अडॉप्ट किया और अपने को दिल्ली से फ्री करने लगा। जाहिर सी बात है, और बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम बंगाल में चालू कर दिया, मतलब एक तरीके से दिल्ली से अपने को स्वतंत्र करने की कोशिश करने लगा। और तो इसने क्या किया, अटैक करके बंगाल को फिर से अपने अंदर कंट्रोल किया। और याद रखिएगा, बंगाल हमेशा चैलेंज बना रहा दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में, इनिशियल फेज में हमेशा बंगाल को, तो इस एरिया को इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया और बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। अगर थर्ड हम बात करें तो इसने राजपूतों पे, हमने आपको बताया था कि राजपूत भी अपने को थ्रो ऑफ कर रहे थे, इनके शासन को एक तरीके से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो राजपूतों पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसने राजपूतों पे करके इस एरिया पे, नॉर्थ एरिया पे अपने विजय को स्थापित किया। और इस तरीके से इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। मतलब तीन चीज़ें मैंने बताया। अगर एनसीईआरटी की आप शुरू बुक देखिएगा मेडुअल की, तो सबसे पहले कहता है इल्तुतमिश ऐबक के बाद बना। इल्तुतमिश एक तरीके से इनका दामाद था, सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश के सामने क्या क्या चैलेंज थे, तो सबसे पहला चैलेंज था इल्दीज से संबंध को कैसे डिफाइन किया जाए। दूसरा चैलेंज था जो नासिरुद्दीन कुबाचा, जो एक गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा ही था, और वो अपने को हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज सुल्तान ऑफ मुल्तान एंड सिंध, उनसे कैसे रिलेशन को मेंटेन किया जाए। थर्ड, सम ऑफिसर्स जो इक्वल थे इल्तुतमिश के, वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इस चैलेंज को कैसे दूर किया जाए और राजपूतों पे अपने विजय को कैसे स्थापित किया जाए, ये इल्तुतमिश के लिए लगातार चैलेंज बने रहे। अगर हम बात करें अब इसके बाद जो कुछ थोड़ा सा आप जान लीजिए, जो बियॉन्ड एनसीईआरटी है, जो शुरुआत में नहीं आगे डिस्कस करेगा, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि इन समस्या को दूर करने के बाद इल्दीज को पराजित करके गजनी से इसने संबंध को फ्री किया। सेकेंड याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रभाव डालने के लिए इसने ग्रुप ऑफ 40 ऑफिसर को, ग्रुप ऑफ 40 ऑफिसर्स को नियुक्ति की, और ये पूरा का पूरा पावरफुल हो गए और आगे चल के ये किंग मेकर का रोल अदा करने लगे। इसके दौरान प्रशासन को सही किया। इसके अलावा इसने प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू के लिए इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और इस तरीके से इसने पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में कंसोलिडेट किया, एक तरीके से दिल्ली सल्तनत को एक आधार दिया, एक मजबूती प्रदान किया। ये रहा आपका शुरुआत का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो इल्तुतमिश, जिसमें एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कंसोलिडेट कैसे किया, मजबूत कैसे किया, या शुरुआत में इनिशियल फेज में क्या चैलेंज हुआ, फेस किया, ये चैलेंज थे और इस तरीके से इसको दूर करने की कोशिश की। यहाँ तीन चीज़ों पर फोकस करेगा। सबसे पहले समझिएगा कि रूलर कौन कौन से हुए, और शुरुआत में इन्होंने, आप उस फेज में जाइए और सोचिए कि इल्तुतमिश आया है और भारत के उस एरिया पे कंट्रोल करना है। तो सबसे बड़ी बात है, जाहिर सी बात है, कुछ अपने लोग ऑफिसर्स चैलेंज करेंगे, जो एक समान जो पहले से गुलाम होंगे वो चैलेंज करेंगे, और उनको कैसे कैसे दूर करता है, इसी चीज़ को समझना है। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन कोई भी जीएस का एग्जाम देते हैं, यहाँ तक इंट्रेंस भी किसी का देते हैं तो भी आता है। तो शुरुआत में बेस को बनाने के लिए इसको समझिएगा, और हर वर्ड को हमने यहाँ पे यूज आपको बता दिया इल्तुतमिश में। आगे हम बताएंगे इसी में रजिया एंड बलबन को डिस्कस करें, ठीक है।